नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया है कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं, उसमें से 2 नियम आप लोग मेरे साथ देख चुके हैं। तीसरा नियम आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। तीसरे नियम के अंतर्गत जो भी आप लोगों ने देखा है उसके आगे एक बार बोर्ड पे आप लोग देखिए, सब कुछ क्लियर है ऑलरेडी। बोर्ड पे क्या लिखा है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इधर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों ने देखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आता है, यानी किसी भी कंडीशन में क्या आता है, इंफिनिटिव विदाउट टू आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ये आप लोगों ने देख लिया है। एक बार हम लोग इधर देखते हैं। इधर आप लोगों को 5 दिख रहे हैं। इधर इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5। इन पांचों के बाद क्या आता है, इन पांचों के बाद क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनके बाद क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आता है। यह बात क्लियर है कि इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म आता है। और टू हैव के बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर है कि टू हैव के बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आता है। और इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म आता है। इतनी बात क्लियर है। और यह भी आप लोगों को पता है कि ये जो आप लोगों के पास दिख रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी दिख रहे हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, टेंस का निर्माण करते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नियम जो हमारा है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरे नियम का सही सही प्रयोग करने के लिए हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। उनके हेल्प से हम तीसरे नियम का सही सही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही प्रयोग करते हैं। और उनके मदद से, उनके हेल्प से तीसरा नियम इतना आसान हो जाता है कि आप लोग कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। तो एक बार मेरे ऊपर भरोसा रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और एक एक करके मेरे साथ देखते जाइए। जो भी मैं बोल रहा हूं देखते जाइए। कुछ करना नहीं है, आप लोगों को 1 से 2 बार देख लेना है, वीडियो चला के या कहीं पे नोट करके 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है। और बहुत ही आसान है, सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा भी होगा हो सकता है। लेकिन मैं सिस्टम से एक एक करके, मैं सिस्टम से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की। तो एक एक करके आप लोग देखते जाइए। टू बी तथा टू हैव का प्रयोग, टू बी तथा टू हैव का प्रयोग फॉल्स वर्ब के रूप में होता है। टू बी तथा टू हैव का प्रयोग फॉल्स वर्ब के रूप में होता है। अब ये नया टर्म है फॉल्स वर्ब। बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं एक एक करके समझते जाना है, एक एक करके देखते जाना है। फॉल्स वर्ब क्या होता है, नियमों के एडजस्टमेंट के लिए जिस वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स वर्ब कहते हैं। नियमों के एडजस्टमेंट के लिए जो भी नियम है उनमें कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। तो उस कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स वर्ब का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, आज ही क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं दावा कर रहा हूं कि आज ही क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए थोड़ा। और फॉल्स वर्ब के रूप में किन का प्रयोग करते हैं, एक टू बी का प्रयोग करते हैं और एक टू हैव का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इसका हम लोग फॉर्म देख ले। टू बी का क्या फॉर्म होता है, बी होता है, बीन होता है और बीइंग होता है।
इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसको आप सेकंड कहो या थर्ड फॉर्म कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये टू बी है आपका। और आपका टू हैव, टू हैव, टू हैव क्या होता है? हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है और हैविंग होता है। ये आईएनजी फॉर्म होता है, ये सेकंड कहो और थर्ड फॉर्म कहो, इसको आप कह सकते हो। ये फर्स्ट फॉर्म में ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। टू हैव को आप लोग जानते हैं, यहां भी देख चुके हैं ये चीज। इन दोनों का प्रयोग हम लोग फाल्स वर्ब के रूप में करेंगे, यानी नियमों के एडजस्टमेंट के लिए करेंगे। जहां भी थोड़ा सा भी नियम इधर से उधर होगा उसे हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे और टू हैव और टू बी का प्रयोग करेंगे वहां पे। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में फिट रखिए। इसको अब जल्दी ही, अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा एक एक करके। आगे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल और शैल। ये टोटल कितने हैं? 7 हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल और शैल, ये टोटल कितने हैं? 7 हैं। इनका 2 तरीके का प्रयोग आप लोग देखेंगे। पहला लिंकिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, पहला लिंकिंग वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? 2 चीजों को लिंक करने का काम करता है। सिंपली क्या करता है? 2 चीजों को लिंक करने का काम करता है जो वर्ब, उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्प करना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इनका लिंकिंग वर्ब की तरह कहां आप लोगों ने प्रयोग देखा है? तो लिंकिंग वर्ब की तरह आपने प्रयोग, पहला नियम ध्यान दीजिए। पहला नियम क्या था हमारा? कि सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बीच में इनका हम लोग प्रयोग करते थे और दोनों को लिंक करने का काम करते थे हम लोग। तो वहां पे क्या है? एक्सिलरी वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था। तीसरे नियम में एक्सिलरी वर्ब आप लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, यानी मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में। यानी वर्ब यही रहेंगे, एक्सिलरी वर्ब यही रहेंगे। इन्हीं को हम लोग कहीं कहीं लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। जहां लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं वहां इसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, और जहां हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं वहां इन्हें हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कैरेक्टर है, एक्सिलरी वर्ब के ये कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टर, एक हेल्पिंग वर्ब का कैरेक्टर है और दूसरा लिंकिंग वर्ब का कैरेक्टर है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को बिल्कुल कि लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है? कुछ भी नहीं है। ये क्या है? सिंपली एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब के 2 कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर होता है लिंकिंग वर्ब का कैरेक्टर होता है और दूसरा कैरेक्टर होता है हेल्पिंग वर्ब का कैरेक्टर होता है। अब कहीं भी कुछ भी लिखा होगा आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब आज से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कि ये होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन से आप लोग बचेंगे।
तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इन सातों का प्रयोग हम लोग लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो यकीन मानिए आप लोग थोड़ा पढ़ाई करने में थोड़ी सी तो कमी कर रहे हैं। वो कमी क्या है, चलिए क्वेश्चन मैं उठाता हूं, मैं ही खुद जवाब देता हूं। आप लोग कह सकते हैं कि पहले नियम में विल और शैल का हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे। हम लोग पहले नियम में लिंकिंग वर्ब की तरह क्या कर रहे थे प्रयोग, विल बी और शैल बी का प्रयोग कर रहे थे, ना कि विल और शैल का प्रयोग कर रहे थे। विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, ये आखिर में है क्या? तो यही है फॉल्स वर्ब। यही है क्या, फॉल्स वर्ब। आप लोगों को पता है कि विल और शैल दोनों क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सिलरी के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आएगा, चाहे दुनिया बदल जाए। ये नियम नहीं बदलेगा, ये नियम नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया बदल जाए। तो क्या आएगा, विल और शैल के बाद क्या आता है, इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। लेकिन जब आप लिंकिंग वर्ब की तरह इनका प्रयोग करते हैं तो इसके बाद क्या आएगा, कंप्लीमेंट आता है। तो जब कंप्लीमेंट आता है तो कंप्लीमेंट में कहीं स्कोप ही नहीं बनता कि कंप्लीमेंट इंफिनिटिव विदाउट टू की तरह प्रयोग हो। इंफिनिटिव विदाउट टू आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल, कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही क्या होता है, इंफिनिटिव विदाउट टू होता है। जो बेस फॉर्म होता है वही इंफिनिटिव विदाउट टू होता है। इसलिए यहां पे बी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव विदाउट टू का। और ये क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स वर्ब कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि विल बी और शैल बी, इन दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है लिंकिंग वर्ब की तरह, कंबाइन रूप से क्यों प्रयोग किया जाता है इनका, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि क्योंकि विल और शैल क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद क्या आता है, मॉडल एक्सिलरी के बाद क्या आता है, इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। इसलिए बी का प्रयोग करके हम लोग नियम का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नियम का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट कंप्लीमेंट आता है पहले नियम में। तो यहां पर नियम का हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फॉल्स वर्ब की तरह बी का प्रयोग कर रहे हैं। एक एक करके फॉल्स वर्ब आप देखेंगे एग्जिस्ट करता है, फॉल्स वर्ब आप लोग एक एक करके देखेंगे एग्जिस्ट करता है। ये पहला मैंने एग्जांपल यहां पे दिया, इस तरह से और सारे आप लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहले नियम के अंतर्गत आप लोगों ने देख लिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, किस सब्जेक्ट के साथ किस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, आप लोगों ने देख लिया है पहले नियम में। सेम चीज यहां भी एप्लीकेबल है, ना सब्जेक्ट बदलता है और ना ही उसके साथ आने वाला एक्सिलरी वर्ब बदलता है, सेम चीज वही है, बस टेंस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, जो हम लोगों ने पहले नियम में देखा है उसी को रिकॉल करेंगे। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। इज, एम, आर, पहले इसे देखते हैं, फिर वाज वर्ब, फिर विल और शैल। तो ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ क्या आता है, इज आता है। बहुत क्लियर है, आप लोग देख चुके हैं, बस मैं रिकॉल कर रहा हूं यहां पे। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और रेस्ट जितने बचेंगे आपके उसके साथ क्या आता है, आर आता है। यहां पे सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। शैल, आई और वी के साथ शैल आता है और रेस्ट के साथ विल आता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ये मैं बस नियम को रिकॉल कर रहा हूं, पहले नियम में आप लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा यहां पे और आगे देखते हैं।
ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इनका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और ये जो 2 दिख रहे हैं, इनका प्रयोग करते हैं कहां पे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और यहां पे जो दिख रहे हैं विल और शैल आपके 2, तो इनका प्रयोग फ्यूचर के सभी टेंस, सभी टेंस में करते हैं। क्लियर है बात कि विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर के सभी टेंस, फ्यूचर के सभी टेंस से मतलब क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के सभी टेंस में करते हैं। वाज और वर का कहां प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। और इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इतनी बात क्लियर है? किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, इसके लिए पहला नियम आप लोगों को रेफर करना है। पहला नियम बिल्कुल मैंने यहां पे रिकॉल करने के लिए लिख भी दिया है, लेकिन है वो पहला नियम ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे टू हैव तथा टू डू का प्रयोग, टू हैव तथा टू डू का प्रयोग मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में होता है। टू हैव तथा टू डू, ध्यान से देखिए आप लोग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टू हैव तथा टू डू का प्रयोग मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में होता है, यानी इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरफ भी होता है और इनका प्रयोग एक्सिलरी वर्ब की तरफ भी होता है। समझ में आ रही बात? इनका प्रयोग मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में होता है। अब सिंगल सिंगल दोनों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। टू डू का प्रयोग, टू डू का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में, टू डू का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट तथा पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट तथा पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। टू डू का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट तथा पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? 3 तरीके के वाक्य मैंने आप लोगों को बताए हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट तथा पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य आप लोग दूसरे नियम में कवर कर चुके हैं मेरे साथ।
आप लोग कहां कवर कर चुके हैं, दूसरे नियम में कवर कर चुके हैं। हम लोग यहां पे तीसरे नियम में क्या कवर करते हैं, उनका निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्य कवर करते हैं। तो टू डू का प्रयोग कहां होता है, टू डू का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। इतनी बात क्लियर है। थोड़ा यहां पे एक्सिलरी वर्ब के रूप में इन्हें हम देखते हैं। ये पता है आप लोगों को, ये सिंगुलर जो होता है डज होता है टू डू का, और प्लूरल जो होता है डू होता है। इसका पास्ट फॉर्म जो होता है डिड होता है। क्लियर है, पास्ट फॉर्म डिड होता है। सिंगुलर का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ही, शी, इट तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और रेस्ट जो होते हैं उनके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी आप लोग दूसरा नियम रेफर कर सकते हैं कि कहां पे हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए दूसरा नियम आप लोग रेफर कर सकते हैं। दूसरे नियम में बिल्कुल मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका टू डू का एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग। अब टू डू का मेन वर्ब के रूप में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मेन वर्ब क्या होता है, टू डू का डज होता है, डू होता है, डिड होता है, डॉन होता है, डू डिड डन, और डूइंग होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। टू डू मतलब क्या होता है, करना। ये मेन वर्ब की तरफ भी प्रयोग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। टू डू का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ भी होता है और एक्सिलरी वर्ब की तरफ भी होता है। ये मेन वर्ब आप लोगों को दिख रहा है यहां पे, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म जो होता है डिड होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, डन होता है, और डूइंग क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। जब इसका हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट क्या होता है, इसका डज होता है और डू होता है, और इसका पास्ट फॉर्म डिड होता है। डज का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। डू का प्रयोग रेस्ट जितने बचेंगे उनके साथ करते हैं। डिड के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट फॉर्म के प्रयोग के लिए आप लोग दूसरे नियम को रेफर कर सकते हैं। दूसरे नियम में मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टू हैव। टू हैव का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट तथा पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में करते हैं। किस में करते हैं, टू हैव का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट तथा पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। टोटल कितने हो गए, चार आप लोगों को
ऐसे टेंस दिखेंगे जहां टू हैव का एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ये बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा मेन वर्ब की तरफ देख ले, इसे मेन वर्ब भी देख ले। टू हैव मेन वर्ब की तरह देख ले हम लोग, तो क्या होता है? हैज होता है और हैव होता है। ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है? हैविंग होता है। ठीक है, टू हैव का हम लोग मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो हिंदी रखना, एक हिंदी में बता रहा हूं, एक मैं हिंदी बता रहा हूं, यहां पे और भी होता है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा हम लोग को यहां पे डिस्कस नहीं करना है। आगे जब हम लोग टू हैव का मेन वर्ब की तरफ प्रयोग देखेंगे तो वहां पे मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि टू हैव का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में कहां करते हैं, ये बात क्लियर है आप लोगों को। और टू हैव का मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं। दोनों चीजें मैं लिखने के पीछे यही मकसद है कि कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है कि मेन वर्ब के रूप में है कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में है यहां पे। तो हम लोग को बचना है, हम लोग को कंफ्यूजन से बचना है। हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमसे चीजें मिस हो जाए और हम आगे चल के कंफ्यूज होने लगे, तो इससे बचना है। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख ले कि इसका सिंगुलर कहां प्रयोग करते हैं और प्लूरल कहां प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए मैं यही कहूंगा, दूसरा नियम आप लोग रेफर करिए, दूसरे नियम में बिल्कुल मैंने क्लियर कर रखा है। फिर भी यहां पे नोट कर देते हैं सेम चीज, ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और प्लूरल फॉर्म रेस्ट जितने बचेंगे उनके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ भी नहीं है, दूसरा नियम आप लोग रेफर कर लीजिए कि सिंगुलर कहां प्रयोग करते हैं और प्लूरल कहां प्रयोग करते हैं। पास्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि टू हैव और टू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग दूसरा नियम देख रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था उस समय दूसरे नियम के टाइम पे कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आने वाला वर्ब होता है, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और प्लस टेंस पे डिपेंड करता है। यानी कोई भी वर्ब जो होता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक सब्जेक्ट के नंबर पे, तो ये आप लोग देख रहे हैं एक एक करके कि सब्जेक्ट के नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करता है, और तीसरा क्या करता है, टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कनेक्ट करें, सिर्फ देखें नहीं, इस नियम को कनेक्ट करें। बहुत ही नियम ये जरूरी है समझना, टेक्निकली हम लोगों को समझना है चीजों को, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है, हम लोग को टेक्निकली समझना है। तो ये नियम आप लोग देख रहे हैं कि जो भी वर्ब प्रयोग होता है वो इन तीन चीजों को फॉलो करता है। जैसे देखिए, इज का प्रयोग आप उठा के देख सकते हैं कि इसका प्रयोग कहां होता है, किस सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब प्लस ये टेंस के साथ भी ये बदल रहे हैं, यानी इनका प्रयोग कहां हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप लोग देख रहे हैं, मेरे साथ एक एक करके देख रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, थोड़ा सा आईक्यू लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये नियम फॉलो हो रहा है। प्लस
साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर दो वर्ब आप लोग को दिखे तो पहला वर्ब क्या है, इस नियम को फॉलो करता है, लेकिन दूसरा वर्ब क्या करता है, पहले वर्ब को फॉलो करता है। दूसरा वर्ब क्या करता है, पहले वर्ब को फॉलो करता है। तो ये चीज भी आप यहां पे देख रहे हैं कि ये पहला वर्ब है, इसके बाद आने वाला वर्ब यानी मेन वर्ब इसको फॉलो करता है। ये बात क्लियर है कि मेन वर्ब क्या करता है, इसको फॉलो करता है कि इसके बाद क्या आ रहा है। यहां भी देख लीजिए क्या आ रहा है, यहां देख लीजिए क्या आ रहा है, यहां देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ये नियम मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये नियम क्या है। ये नियम के साथ आप कनेक्ट कर रहे होंगे आप। चलिए, ये कुछ बातें रही जो आप लोगों को हेल्प करेंगी तीसरे नियम को बनाने में, तीसरे नियम को सही सही प्रयोग करने में। तो अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखिए, अब मजा आने वाला है। अभी क्या है कि कुछ चीजें हम लोगों ने देखी, 2 से 4 बार इसे रिपीट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अब मजा आने वाला है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन प्लीज आप लोग पेशेंस रखिए, मैं आज तीसरा नियम खत्म कर दूंगा। तो आगे हम लोग देखते हैं अब।